हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग हिंदी का टॉप मोस्ट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि जो सवाल अभी हम लोग देखने वाले हैं वो प्रीवियस बहुत सारे सालों में वो पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 7 क्वेश्चन देखने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये सारे सवाल उसमें पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लोग और 7 लाएंगे, मतलब इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद दोस्तों ट्राई करता हूँ ग्रामर पोर्शन का भी कुछ अपलोड कर दूंगा। अभी तक समास का, उसके बाद क्रिया का और बाकी का अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एग्जाम कल है दोस्तों, तो अब सोने का वक्त नहीं है, अब पढ़िए ताकि एग्जाम अच्छा जाए। एक दिन में ही दोस्तों एक या दो दिन में हिंदी का तैयारी लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, तो एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर भी ले आते हैं। देखिए हिंदी में आप लोग पढ़ के जाओगे तो लिखोगे, क्योंकि हिंदी है दोस्तों अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, तो अच्छे से पढ़ो। और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर खुद से लिख लो। ठीक है, चलिए देख लेते क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन है और उसका जवाब कैसे हम लोग लिखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पहला सवाल है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देखिए फादर की जो उपस्थिति थी उनको देवदार की छाया जैसी मतलब क्यों लगती थी उनकी उपस्थिति फादर की। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है। देवदार का वृक्ष कैसा होता है? आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है, मतलब वो छाया भी देती है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, मतलब देवदार का वृक्ष बहुत बड़े आकार का, बृहद आकार का होने के कारण लोगों को छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। समझ गए? मतलब जिस प्रकार दोस्तों देवदार का वृक्ष बड़ा होता है, लोगों को मतलब छाया देती है, लोगों के मन को सुकून देता है, शांति देता है, उसी प्रकार जो फादर थे वो भी लोगों से बहुत प्यार करते थे। जो भी उनकी छत्र छाया में आते थे कभी उनको दुखी नहीं रखते थे, उनसे प्यार करते थे, उनकी जो दुखों को जानते थे और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें शीतलता प्रदान करते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। मतलब हम लोग कैसे जाने कि उनको हिंदी से प्रेम है, उसको स्पष्ट करने बोला। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए क्या है कि फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वो ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। फादर बुल्के ने दोस्तों पहला हिंदी अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार किया था और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। और जिस प्रकार अभी आप लोग देखते होंगे ना कि इंग्लिश में एकदम बकते हैं क्या क्या, तो जिस प्रकार दोस्तों वहाँ पर हिंदी को उपेक्षित किया जाता था तो उसे देखकर वो मतलब क्रोधित हो जाते थे। जिस प्रकार अभी लोगों के घर में अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ा होता है, अगर ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो उनको उपेक्षित माना जाता है। तो ये सब देखकर उन्हें उदासीन मतलब क्रोधित आता था कि आखिर हिंदी के प्रति प्यार क्यों नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या है यहाँ पर। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते हैं और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। ठीक है, अगर कोई लेखक सड़क पर जा रहे होते तो अपनी साइकिल से उतर जाते हैं और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था रामकथा। ठीक है, उन्होंने किस पर? रामकथा विषय पर शोध किया था और रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, इस विषय पर उन्होंने शोध किया था। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी, ठीक है, एक नाटक था दोस्तों जिसको इंग्लिश में नाम था ब्लू बर्ड, उसका हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवादित किया था। ठीक है, ब्लू बर्ड तो हिंदी में हम लोग नील पंछी बोलेंगे, तो उनको हिंदी में अनुवाद किया था। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबिल का अनुवाद भी तैयार किया। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे, मतलब हिंदी से बेहद प्रेम था उन्हें। अगर कोई हिंदी की उपेक्षा करते थे वे क्रोधित हो जाते थे। उन्होंने खुद हिंदी में कई शोध किया। एक जो यहाँ पर बताएं एक कहानी नाटक जो ब्लू बर्ड है उनका हिंदी में रूपांतरित किया नील पक्षी के नाम से। उन्होंने खुद दोस्तों शोध किया जिसका विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो इस पर हिंदी से अगाध प्रेम था उनका और हिंदी से अगर कोई उपेक्षा करते थे हिंदी का तो वो क्रोधित हो जाते थे। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार हिंदी का प्रेम था उनसे, मतलब उनका प्रेम था हिंदी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो देखिए कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मतलब क्या बोल कठिन यथार्थ, मतलब आपकी जो अपनी सच्चाई है। कठिन यथार्थ मतलब क्या? जो आपकी अपनी सच्चाई है उसको आप लो, मानो उसको। ठीक है, आप पीछे क्या आपने जो वक्त बीत गया उसको याद करके रोगे तो फिर क्या फायदा? किसी मंजिल तक उससे नहीं ले जाते। वो मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। वास्तविक सच, कठिन यथार्थ मतलब दोस्तों होता है वास्तविक सच और उसका सामना मनुष्य को करना ही पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए जो सुख का क्षण बीत गया, जो दुख का क्षण बीत गया, उसको अब याद करके अपना वर्तमान को बर्बाद करने का कोई यहाँ पर तुक नहीं बनता है।
और इसलिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि कठिन यथार्थ जो आपका वर्तमान है, जो अभी समय, उसको आप लीजिए और उसको ग्रहण कीजिए। कठिन यथार्थ को, जो सच्ची कड़वाई है, उस कड़वी सच्चाई उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, कि भूली बिसरी यादें भविष्य के सपने को, मनुष्य को दुखी करते हैं। पीछे के चीज़ों आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको दुखी मिलेगा ना। मान लीजिए कोई था आपके पास, कभी आप अभी छोड़कर चला गया है, तभी कि आपको दुख होगा। अरे अब सोचोगे यार वो मेरे पास थी कितनी अच्छी थी, या वो मेरे पास था कितना अच्छा था, या हम उसके साथ थे, तो ये दुखी देता है एक वक्त के लिए। तो इसको सोचना सब कुछ छोड़ दीजिए, अब अभी आप पढ़ाई पर लगिए। ठीक है, मतलब वर्तमान में लगिए। आगे देखिए क्या है, किस पाठ के आधार पर फादर, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुर्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसकी छवि क्या उभरती है इसमें इनकी। फादर बुर्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। क्या थे? एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी और नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। क्या था? वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी और नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। कैसे थे वो? लंबे थे, गोरे थे, दाढ़ी भूरी हो चुकी थी, आंखें नीली नीली थी, कहेगा ना नीली नीली आंखें। ठीक है, तो आंखें नीली थी। और चुंबकीय आकर्षण मतलब कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। अपने हर प्रियजन के लिए उन्हें हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। और जो भी अपने उनके रहते थे, जो भी उनके पास आते थे, बेहद प्रेम करते उनसे, मतलब उनका अगाध प्रेम था लोगों के प्रति। जो भी उनके पास आते थे उनके शरण में बहुत प्रेम था उनके प्रति उसका। ठीक है, उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए थे। ठीक है, और उनके जो अपने प्रियजन थे, उनका जो प्यार करने वाले थे, वो अपना आशीष से उसको भर देते थे, इतना उसको आशीष देते थे, इतना आशीर्वाद देते थे, और इस प्रकार उसको मतलब वाणी बोलते थे, उसका मन शांत हो जाता था और मतलब बहुत अच्छा लगता था। वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। और उसको पता है कि आप उनको हिंदी से कितना प्रेम, तभी मैंने पहले बताया। एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्लू बर्ड, आपको अभी बताया कि ब्लू बर्ड जिसका हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवादित किया था। ताठा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया था। ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद, ताठा का, बाइबिल का, सबका हिंदी अनुवाद किया था। फादर बुर्के अपनी स्नेह जिनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। ये रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अभी होता है ना कि चलो भाई आज हो गया रिलेशन में, आज मेरा दोस्त है, कल चलो दोस्त से हट जाओ, मतलब इस प्रकार वो नहीं थे। एक बार जिससे रिलेशन कर लेते उसको तोड़ते नहीं थे। बेहद प्रेम करते थे लोगों से। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। और इस प्रकार मीठी मीठी प्यारी वाणी बोलते थे। इस प्रकार लोगों को मोटिवेट करते थे कि लोगों का मन शांत हो जाता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी के पात्र थे और सभी के प्यारे थे। तो ये थे कुछ दोस्तों मानवीय करुणा की दिव्य चमक में जो फादर बुर्के जी, कुछ ऐसा उनका व्यक्तित्व था। सभी से प्यार करते थे, सभी को अपना मानते, सभी को आशीष देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ था। लेखक ने फादर बुर्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लगभग इसका आंसर वही होगा। देखिए क्या बोला, लेखक ने फादर बुर्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर बुर्के के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावनाएं विद्यमान थी। मतलब क्या कि इसलिए कहा क्योंकि उनको मानवों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, लोगों के प्रति बहुत प्रेम करते। जो भी उनके शरण में आता था उनको एकदम इतनी अच्छी अच्छी वाणी बोलते, इतनी प्यारी प्यारी बात करते थे कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और आत्मत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आंसू से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों को कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। मतलब वो लोगों से काफ़ी, वही चीज़ मेन निकल कर आई कि लोगों से उनको काफ़ी प्रेम था। ठीक है, मतलब मनुष्य से उनको काफ़ी प्रेम था। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था, उनसे सहा नहीं जाता था। ठीक है, जो भी उनके पास आते थे उनको सहानुभूति, उनको विशेष प्रेम देते थे, उनको सहानुभूति देते थे, उनको अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। ठीक है, प्यारी प्यारी बातें, मतलब बहुत अच्छा, मतलब क्या ही कहें, अभी का दिन में तो ऐसा देखा ही नहीं जाएगा आप लोग को। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? जॉर्ज पंचम की नाक, दोस्तों कहानी सुने ही होंगे आप लोग, जिसमें जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिल रही थी तो एक जिंदा आदमी का नाक काट कर दोस्तों उसमें लगा दिया गया। सोच रहे हो किस प्रकार मतलब शर्मनाक घटना है। वही चीज़ें हैं जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। और जिंदा नाक जो काट के लगा उसको खबर ने किस प्रकार प्रस्तुत किया? तो देखिए, खबरों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। मतलब पेपर में अच्छा से नहीं छपा। उन्होंने पेपर के हेडी में क्या लिखा? उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। मतलब क्या, उन्होंने पेपर में बस इतना ही छपा कि हाँ चलो जो नाक नहीं मिल रहा तो उसका मसला हल हो गया, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। ठीक है, अखबारों ने सच्चाई नहीं दिखाई कि एक जिंदा आदमी का नाक काट कर
यहाँ पर नाम काट कर नहीं, नाक होगा, ठीक है। एक जिंदा आदमी का नाक काट कर जॉर्ज पंचम के नाक में लगाई गई। तो ये बेहद शर्मनाक दोस्तों घटना थी। सोच रहे एक ब्रिटिश जॉर्ज पंचम के लिए अपने देश के एक आदमी का नाक काट लिया गया। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी बैंक रचना में, पूरी बाइक का रचना में, यह बैंक नहीं बाइक होगा, ठीक है, पूरी बाइक का रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो देखिए इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। नाक क्या है? नाक ऐसे भी दोस्तों किसी का सम्मान होता है, नाक बोलता है ना, नाक कटा दिया मतलब बेइज्जत कर दिया। तो नाक सम्मान से प्रतीत होता है। ये जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। और जॉर्ज पंचम क्या है? भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। विदेशों के साथ आए थे, वो विदेशी थे, भारत पर अत्याचार किए थे। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक, ठीक है, उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विधो मानकर अस्वीकार कर दिया था। मतलब क्या, कोई इसी को लगा होगा अरे ये तो ब्रिटिश है, ये इसका नाक ऐसे कैसा, इसका नाक हम काट देंगे। तो लिया तलवार और काट दिया उसका नाक, मतलब जो भी सीमेंट का था, जो भी था, संगमरमर का जो भी था। तो इसका अर्थ है क्या, भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारतवासियों ने अस्वीकार कर दिया गया कि भारतवासियों के द्वारा। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेज शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुड़ गए थे। समझ रहे हो कि रानी एलिजाबेथ जो आ रही थी, एक वक्त था जो जब उसी के वहाँ के लोग भारत पर कब्जा किए हुए थे। और जब दोस्तों वहाँ से एलिजाबेथ मतलब भारत पर कब्जा किए हुए थे उस वक्त, और जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो सभी कैसे कैसे मतलब अपना आराधना में जुट गए थे। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग ही नहीं था, भारत की धरती से प्रेम ही नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। वो विदेशों से अपने देश से प्यार करते थे, भारत से क्यों प्रेम करेंगे? सब कोई फादर बोल के थोड़ी होते हैं। उनकी मूर्ति का पत्थर एक विदेशी था, फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। दोस्तों उनका मान सम्मान एक भारतीय नेता के से ज़्यादा अच्छा नहीं था। और आगे देख सकते दोस्तों क्या है कि उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नाक से नीची थी। और उनकी नाक जो थी वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाक से नीचे थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मतलब सोचे हो कि कितने बड़े लेवल के वो महान योद्धा थे, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। और लास्ट में दोस्तों किसी जीवित व्यक्ति का नाक काटकर उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर लगा दिया गया। ये पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट कर, समझ रहे हो, मतलब जिसने कभी हमारे देश पर राज किया और उसी के देश से अगर कोई आ रहा है, हम लोग उसके प्रति इतना मतलब क्या एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। तो यही एक्टिवनेस क्या पहले नहीं रहता कि हाँ इतना सब कुछ दुरुस्त हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या विदेशी किसी मंत्री को आना जरूरी था उस वक्त जॉर्ज पंचम की? हाँ भारत में चलो भाई जाएंगे तो एकदम रोड साफ हो गया, तो ये तो हर रोज भी रह सकता है। बस उसके लिए जिसने भारत पर कब्जा किया वो आ रही थी, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ टॉप 7 क्वेश्चन। इसके बाद अगला 7 क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, सभी को शेयर कर दीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम में रहेगा। अगर इस प्रकार से दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, तो कोई दूसरा क्वेश्चन से घुमा कर भी पूछेगा तो भी वो बन जाएगा। दोस्तों लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी मिलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।